हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज के क्लास की बात करें तो ये हाई स्कूल के यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है और जिसका आज जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको इसकी समझ तो होनी ही चाहिए और इसकी बेहतर समझ के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो आपको इसकी बेहतर समझ भी हो जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में इससे संबंधित क्वेश्चन आप अवश्य बनाकर आ जाएंगे। एक बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आप वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ध्यान से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रमेयिका को समझते हैं। प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका जो होता है वह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यानी कि वेल प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। यानी कि यह एक वेल प्रूव्ड स्टेटमेंट है और इसी की मदद से अन्य स्टेटमेंट को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये 13 है और 13 में हम 13 को 2 से डिवाइड करें, तो जब हम 13 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 6 टाइम जा रहा है, तो ये हो जाएगा 12 और 1 जो है ये शेष बचता है। इसी को कहते हैं शेषफल और ये है भागफल और ये जो है ये भाज्य है। क्या है? भाज्य। और 2 जो है इसे कहा जाता है भाजक। ठीक है, भागफल को कहते हैं कोसेंट, शेषफल को रिमाइंडर, भाज्य को डिविडेंड और भाजक को डिवाइजर। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो 13 है, 13 का मान 2 और 6 का गुणा करेंगे, यानी कि भाजक और भागफल का 2 और 6 का गुणा करने पर 2 और 6 का गुणा कर दिया जाए और शेषफल को जोड़ लिया जाए। ध्यान से देखिए, ये भाज्य है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि भाज्य का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, धन को हम यहां नीचे लिख दे रहे हैं, धन शेषफल। देखिए, यह एक सूत्र मिल गया आपको कि भाज्य का जो मान होता है वो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। ये चीज़ हर बच्चे को पता है या समझ में आता है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आप बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर इसी तरह का हम ऐसे बना दें कि A में हम B से भाग दें तो जो भागफल आएगा, कोसेंट आएगा, उसे हम Q से डिनोट कर दें और जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम R से डिनोट कर दें। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू BQ प्लस R आ जाएगा। अब आप इस स्टेटमेंट को देखें, इस कथन को देखें कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और यही जो है इसी को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अगर हम स्टेटमेंट दें तो दो धन पूर्णांक A और B के लिए, दो धन पूर्णांक A और B के लिए दो पूर्ण संख्या Q और R इस प्रकार से विद्यमान होती है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए कितना आसान है इसे समझना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? दो धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए, दो धन पूर्णांक A और B के लिए, दो धन पूर्णांक A व B के लिए दो पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर, दो पूर्ण संख्या Q व R इस प्रकार
अद्वितीय रूप से विद्यमान होता है, अद्वितीय, यहाँ पे यूनिक रूप से, Q और R इस प्रकार अद्वितीय रूप से विद्यमान होता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये कभी आपको भूलेगा ही नहीं। तुरंत आप इसे क्या करिए, यहाँ पे A रखिए, B से आप A में भाग दीजिए, तो एक पूर्ण संख्या Q मिलेगा और एक पूर्ण संख्या R मिलेगा। इसे शेषफल कहेंगे, इसे कोसेंट कहेंगे, यानी कि भागफल कहेंगे। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। इसी चीज़ को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम एक पहेली के माध्यम से भी समझ सकते हैं। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? ध्यान से देखें, जैसे एक टोकरी है और उस टोकरी में कुल लगभग 150 फल आ सकते हैं। एक टोकरी में कुल 150 फल आ सकते हैं। जैसे यह एक टोकरी है, इसमें फल की अगर हम बात करें तो इसमें कुल लगभग 150 फल आ सकते हैं, लेकिन वो फल की संख्या एग्जैक्ट नहीं है, वो 150 नहीं है, लगभग 150 आ सकते हैं। ठीक, अगर इसमें से 7 फल बाहर निकाल दिया जाए, ध्यान दीजिए, इसमें 7 फल क्या कर दिया जाए, बाहर निकाला जाए, तो इस टोकरी में कोई फल शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर इस टोकरी में कुल A फल हैं, टोटल उसकी संख्या कितनी है, फलों की संख्या A है, फलों की संख्या को हम A मान लेते हैं। तो A इज इक्वल टू, अगर हम 7 फल बाहर निकालें, ठीक, तो 7 फल कितनी बार हम बाहर निकालें, और जब सारे फल बाहर निकल जाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो मान लीजिए Q1 टाइम्स बाहर निकालें तो शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। तो अगर 7 फल निकाला जा रहा है तो शेषफल 0 बच रहा है। अगर 6 फल बाहर निकाला जा रहा है तो शेषफल 5 बच रहा है। तो फलों की संख्या तो A ही रहेगी। तो A बराबर, अगर 6 फल निकाला जाए तो कितनी बार निकाला जाए, मान लीजिए इसे Q1 माने तो इसे Q2 टाइम्स निकाला गया, तो जो शेषफल बचे 5 बचे। अगर 6 फल को बाहर निकाला जा रहा है तो यह पाया गया 5 शेष बचता है, यानी कि 5 फल इसमें बच जाते हैं। तो A इज इक्वल टू 6Q2 प्लस 5। अगर 5 फल बाहर निकाला जाए, ध्यान दें, अगर इसी में 5 फल बाहर निकाल दिया जाए तो 4 शेष बचता है। अगर 4 फल बाहर निकाल दिया जाए तो 3 शेष बचता है। 3 फल बाहर निकाला जाए 2 शेष बचता है। 2 फल बाहर निकाला जाए तो 1 शेष बचता है। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो देखा जाए, 4 फल बाहर निकाला जा रहा है तो कितना शेष बच रहा है, 3 शेष। और अगर 3 फल बाहर निकाला जा रहा है तो कितना शेष बच रहा है, 2 बच रहा है। और अगर 2 फल बाहर निकाला जाए, इसमें से क्यों 6 कर दे रहे हैं, 2 फल बाहर निकाला जाए तो 1 शेष बच रहा है। तो शेषफल कितना बचा, 1 2 3 4 5 0, मतलब शेषफल जो है वो 7 से कम ही है। और अगर 7 फल निकाल दिया जाए तो 0 शेष बचेगा। 2 फल निकाला जाए तो 1 शेष बचेगा। 3 फल निकाला जाए तो 2 शेष बचेगा। 4 फल निकाला जाए तो 3 शेष बचेगा। तो ये जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या ये जो प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये टोटल प्रक्रिया किसका पार्ट है, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही सॉल्व कर रहे हैं। और इसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि इस टोकरी में कुल कितने फल आएंगे। जरा सोचिए आप, इस टोकरी में कुल कितने फल रहे होंगे। अब या इस प्रमेयिका से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस टोकरी में चाहे जितना फल हो वह 7 के गुणज के रूप में होंगे, 7 के मल्टीपल के रूप में होंगे। जैसे 7 यहाँ पे है तो 7Q1 प्लस 0, इसीलिए यहाँ पे कोई भी शेष नहीं बच रहा है, कोई भी फल शेष नहीं बच रहा है। अगर हम 7 फल निकाल रहे हैं तो कोई फल शेष नहीं बच रहा है। तो जो भी संख्या होगी वो 7 के गुणज के रूप में होगी। जरा सोचिए कि कितनी संख्या वो हो सकती है। एक चीज़ और देखिए, जब 2 फल निकाला गया तो 1 शेष बचा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या
इसको डिवाइड नहीं कर रही, केवल 7 ही डिवाइड कर रहा है वो जो संख्या है। और अगर एक एक फल निकाला जाए तो सारे फल बाहर आ जाएंगे, एक एक फल निकाला जाए तो कोई शेष नहीं बचेगा, सारे फल एक एक रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब जो भी जितने भी फल हैं वो या तो 7 के गुणज हैं या तो वह 1 का गुणज है। और अगर कोई भी संख्या जो 7 का गुणज हो और 1 का गुणज हो, ठीक है, मतलब कोई भी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फल रहे होंगे वो 7 के मल्टीपल में होंगे और जो भी संख्या होगी वो अभाज्य संख्या होगी। अब वो 7 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है। अब इसी में हमें केवल ढूंढना है। अब तो एकदम स्पेसिफिक हो गया कि वो अभाज्य संख्या है और सभी के लिए हम इस कंडीशन को फुलफिल कराएंगे। अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल कराएं तो हमें संख्या मिल जाएगी कुल कितने फल रहे होंगे। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। कुल जो संख्या रही होगी वो 17 के गुणज में रही होगी, तो 7 × 17, 17 7 119। तो फलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 119 फल होगा। तो अगर यहाँ 17 कर देंगे तो 17 7 119, 119 फल है, सारे फल बाहर आ जाएंगे, 0 शेष बचेगा। और अगर 6 फल बाहर निकाला जाएगा तो आप 119 में 6 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, 5 शेष बचेगा। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो फलों की संख्या कितनी होगी, 119 होगी। इसे आप ऐसे ही गेस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो काम हम लोगों ने किया, ये कौन सा काम किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का काम मैंने किया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना कितना आसान है। 2 धन पूर्णांक a और b के लिए, देखिए a और b के लिए 2 पूर्ण संख्या q और r। यहाँ पे q का मान देखिए, यहाँ पे 17 आ गया। इसके लिए, इस केस के लिए q का मान 7 × 17, तो यहाँ 0 शेष बचेगा और a का मान 119 हो गया। अब a का मान हमेशा 119 रहेगा। अब ये देखिए Q2 और R ये दोनों हमेशा बदलता जाएगा, ये दोनों हमेशा बदल जाएगा। तो किसी भी धन पूर्णांक a और b के लिए 2 पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार से विद्यमान होती हैं कि अद्वितीय रूप से इस प्रकार विद्यमान होती हैं कि a = bq + r, जहाँ पे r का जो मान है वो या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे a में जब हम b से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए q टाइम्स गया और यहाँ r शेष बचा। अगर r का मान b के बराबर हो जाए तो भाग एक बार और चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो r होगा वो b से हमेशा छोटा होगा, इसलिए यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं लगाना है, कभी मत लगाइएगा। r का मान b से हमेशा छोटा होगा, लेकिन इस r का मान 0 हो सकता है क्योंकि शेषफल, अगर दोनों संख्या समान हो तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो r का मान 0 हो सकता है, इसलिए देखिए लेस r इक्वल का चिन्ह लगा है। तो r का मान जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से, r का मान 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे b का मान 7 है, ठीक, तो r का मान 0 है। तो आप देखिए हमेशा r का मान b से छोटा है। यहाँ पे b का मान 2 है तो r का मान 1 है, b का मान 3 है तो r का मान 2 है। तो r का मान हमेशा b से छोटा होगा, ये चीज़ हमेशा आप जानिए। अगर इसके इक्वल होगा तो भाग एक बार और चली जाएगी, अगर r का मान b के इक्वल होगा तो भाग एक बार और चली जाएगी, शेषफल 0 बच जाएगा। तो इसलिए जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी मदद से बहुत सारे स्टेटमेंट को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कोई भी सम पूर्णांक किस रूप का होता है, अगर हम बात करें सम पूर्णांक की तो कोई भी सम पूर्णांक 2q रूप का होता है। और विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। अगर हम इसको 4q कर दें तो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। अब ये देखिए ये b है और ये r है, तो r का मान 4 से छोटा होगा तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्योंकि विषम पूर्णांक की बात कहा जा रहा है तो इसलिए 2 नहीं लिया जाएगा। r का मान 4 से छोटा होगा तो 4 से छोटा विषम क्या हो सकता है, 1 और 3 होगा। तो देखिए 4q + 1 4q + 3। कितना आसान है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना। और इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि सिद्ध करिए कि विषम धन पूर्णांक या तो 4q + 1 के रूप का होता है या 4q + 3 के रूप का होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 4 की जगह पर 6 लगा दें, 6q + विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 6q + 1 के रूप का होगा।
6 प्लस 3 के रूप का होगा या 6 प्लस 5 के रूप का होगा। अगर हम इसे और कंटिन्यू करें, अगर 6 की जगह पर 8 कर दें, तब आप खुद बताइए क्या होना चाहिए। 8 प्लस 1, 8 प्लस 3, 8 प्लस 5, 8 प्लस 7 के रूप का हो जाएगा। देखिए आर का मान बी से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जितने भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट किसके हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हैं। तो अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक्चुअल में क्या है। बच्चों को इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अक्सर ये बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, जबकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं इसको पहले के माध्यम से भी बता दिया, ठीक, और इसका जो वास्तविक रूप था इस फॉर्म में भाग दे करके भी मैंने बता दिया, और इसका मैंने डिफिनीशन भी लिख दिया, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे भी, ठीक है, और कैसे इन प्रश्नों को लगाते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट दे देगा और इसी को कहता है कि आप इसे सिद्ध करिए, तो आपको सिद्ध करना पड़ता है। तो हम आपको तरीका बताएंगे कैसे सिद्ध किया जाता है। आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अब हम आपको बताएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा की जगह पर अब एल्गोरिथम आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम, अब प्रमेयिका की जगह पर क्या आ जाएगा? एल्गोरिथम। इसको भी हम इसी वीडियो में बता दे रहे हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को समझने के लिए आप ध्यान से देखें। एल्गोरिथम जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हम सबसे पहले एल्गोरिथम को समझते हैं। जैसे हम लोग पहले प्रमेयिका को समझे थे। प्रमेयिका क्या होता है? वह एक वेल प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, यानी कि सिद्ध किया हुआ कथन होता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आप देखें अभी जस्ट जो सिद्ध किए हुए कथन थे कि जैसे सम पूर्णांक क्या होता है? 2q होता है। विषम पूर्णांक क्या होता है? 2q प्लस 1 होता है, ठीक है। और बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिखा था। तो यह एक स्टेटमेंट होता है। लेकिन एल्गोरिथम क्या है? बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या डिफरेंस है। तो हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में जो ये एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है, ठीक है। और एल्गोरिथम को समझने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए पहले आप एल्गोरिथम को समझ लीजिए कि एल्गोरिथम होता क्या है। देखिए एल्गोरिथम जो होता है वह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। इसको लिख लीजिएगा, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि एल्गोरिथम जो है यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है, ठीक है। इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की विधि प्रदान करती है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। अब बात आती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बस यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, इसकी मदद से हम दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं। जैसे दो धन पूर्णांक A और B हैं,
तो ए और बी का HCF ज्ञात करने की विधि कौन प्रदान करता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दो धन पूर्णांक ए और बी का हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF क्या होता है पहले इसे समझ लिया जाए। HCF एक ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देती है। जैसे अगर हम बात करें कि 15, 12 और 15 का HCF आप निकालिए, यानी कि 12 का और 15 का HCF बताइए। तो इसके लिए आप ध्यान से देखें, हम यहाँ पे 12 और 15, 12 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो 12 एकम 12 आ जाएगा, यहाँ 3 शेष बचेगा। अब ये 3 शेष बच गया, ध्यान दें। अब इस 3 से इस 12 को डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है अभी हम आपको बता रहे हैं। इस 3 को जब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12। अब आप देख रहे हैं कि अब ये कट चुका है और ये जो 3 बचा यही HCF हो जाएगा। अब ये जो HCF आया यह 12 को भी विभाजित करेगा और यह 3 15 को भी विभाजित करेगा और यही एक बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगी, यानी कि 12 को विभाजित करेगी और 15 को विभाजित करेगी, इसलिए यह HCF हो गया। अब इसे लिखा कैसे जाएगा, ध्यान से देखें। ए और बी का HCF ज्ञात करने के लिए इसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, A = BQ + R। ऐसे यहाँ पे 15 = क्या लिखा जाएगा, 12 गुणे 1 + 3। जब तक शेषफल बचेगा तब तक इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे 12 है तो 12 = क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। अब देखिए यहाँ 0 आ गया तो ये 3 ही HCF हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वह सुपरिभाषित चरण, देखिए ये स्टेप फर्स्ट है, इसे चरण फर्स्ट कहते हैं और ये चरण सेकेंड है, स्टेप सेकेंड। तो 2 स्टेप है, यानी कि 2 चरण में है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया वैसे ही आपको HCF मिल गया। और HCF क्या होता है, यह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देती है। और इसे निकालने का एक तरीका जो है ये सुपरिभाषित कह सकते हैं कि चरण होते हैं। और ये देखिए इस चरण को हम किस फॉर्मेट पर रखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्मेट पर रखते हैं और वहाँ से हम HCF आसानी से निकाल लेते हैं। यह आपके सिलेबस में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि A में हम B से डिवाइड करें और यहाँ पे जो कोसेंट है Q और यहाँ रिमाइंडर R बचा, अगर R 0 हो जाएगा तो B ही HCF हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर R 0 नहीं हुआ तो R से हम डिवाइड करेंगे, किस में, B में डिवाइड करेंगे। देखिए यही प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ R से B में भाग दिया जाएगा, तो B में भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे Q आया तो हम यहाँ पे Q1 मान लेते हैं। यहाँ R आ रहा था तो यहाँ पे हम R1 मान लेते हैं। अगर R1 0 हो जाएगा तो यही HCF हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पे 3 HCF हो गया, जैसे ये 0 आया, जैसे कट गया वैसे ही हमें HCF मिल गया। लेकिन अगर ये 0 नहीं हुआ होता तो फिर हम भाग देते R में, अगर ये 0 नहीं आता तो फिर भाग देते 3 में, ठीक है। ऐसे ही R1 में R से जब हम डिवाइड करेंगे तो सपोज ये Q2 बार गया और ये R2 हो गया। अगर R2 का मान 0 आ जाए तो HCF R1 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी प्रक्रिया को हम कंटिन्यू कर देंगे। R2 में किससे भाग देंगे, R1 में, और ये हो जाएगा Q3 और ये हो जाएगा R3, और इस प्रक्रिया को हम कंटिन्यू कर देंगे एंड सो ऑन। इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको इस फॉर्मेट पे लिखना है। तो A = BQ + R, यहाँ से क्या लिखा जाएगा, B = RQ1 + R1। अब यहाँ से R = क्या हो जाएगा, R1Q2 + R2। अब R1 = क्या हो जाएगा, R1 = R2Q3 + R3। अगर R3 का मान 0 आ जाएगा तो R2 जो है वो HCF हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू कर दिया जाएगा।
तो देखिए कितना आसान है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझना। एल्गोरिथ्म जो होता है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, एचसीएफ ज्ञात करने की एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, बस और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करने की सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसकी मदद से हम दो धन पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। दो धन पूर्णांक ए और बी का क्या ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, उसके भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसको भी मैंने आपको बता दिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ से और एलसीएम से क्या संबंध है इसको भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम को लगाएंगे उस समय, कि एचसीएफ, एलसीएम और संख्याओं में क्या संबंध होता है। जैसे दो संख्याएं ए और बी हों और उसका एचसीएफ एच हो और एलसीएम एल हो, तो दोनों का गुणनफल यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों को हम लोग जब अभ्यास प्रश्न करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी से आप लोग इसे समझ पाएंगे। और इसके बाद एक और थियरम बचती है इस चैप्टर में, तो उसको भी हम इसी समय बता देते हैं। वो जो थियरम है वो है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको जानने के लिए हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, और भाज्य संख्याएं जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं उसमें तीन फैक्टर हों तो उसे हम भाज्य कहेंगे। जैसे हम लोग इसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखें। अगर हम एक की बात करें, वन की, तो इसमें सिर्फ एक फैक्टर है वन। लेकिन अगर हम दो की बात करें तो इसके दो फैक्टर हैं, एक वन है और एक दो खुद है, ठीक। अगर हम बात करें तीन का तो इसके भी दो फैक्टर हैं, एक वन है और एक तीन खुद है। लेकिन अगर हम चार की बात करें तो इसका एक फैक्टर वन है, एक फैक्टर दो है और एक चार खुद है, तो इसके तीन फैक्टर हैं। और अगर हम बात करें पाँच की, ध्यान दें, पाँच की अगर हम बात करें तो पाँच के एक वन और एक पाँच, यही दो फैक्टर हैं, ठीक है। छः की बात किया जाए तो इसके जो है एक वन हो जाएगा, एक दो हो जाएगा, एक तीन हो जाएगा, एक छः खुद हो जाएगा। तो इसके देखिए कितने सारे फैक्टर हो गए, एक दो तीन छः, चार फैक्टर हो गए, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके कम से कम तीन फैक्टर हों, और प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके दो फैक्टर हों। जैसे यहाँ पे दो को देखिए जिसके दो फैक्टर हैं, तीन को देखिए, पाँच को देखिए और सात को देखिए, एक और सात, 11 को देखिए, एक और 11। तो इन संख्याओं को अगर हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है, जिसमें मैंने सर्किल कर दिया है, ये संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, ये अभाज्य संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, एक वन और एक स्वयं वह संख्या हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही हैं, ध्यान से देखें। ये दो से शुरू हो रही है जिसके दो फैक्टर हैं, वन पे सिर्फ एक फैक्टर है इसलिए वन नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या की लिस्ट में कौन सी संख्याएं होंगी, दो से शुरू होंगी, दो होगा, तीन होगा, पाँच होगा, सात होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। ऐसे आप 100 से नीचे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी संख्या से न कटे, उन सभी संख्याओं को अवश्य लिख लीजिएगा। एक पेपर और पेन उठाइए और इस काम को अवश्य कंप्लीट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। वो संख्याओं को या प्राइम नंबर को ज़्यादा 100 के अंदर अगर पूछा जाए तो नहीं बता पाते हैं, जनरली उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इस वजह से उनको समस्या होती है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो जितना मैंने सर्किल किया वो सब अभाज्य संख्याएं हैं।
अब भाज्य संख्या की बात करें, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, जिससे 2 से अधिक फैक्टर हों, यानी कि 3 फैक्टर हों, 4 फैक्टर हों। देखिए जैसे 6 में 4 फैक्टर आप देख पा रहे थे, तो जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको दिख रहा होगा, हम इसको इसे स्क्वायर बॉक्स में बना दे रहे हैं। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि उसके पहले देखिए 1 में तो 1 ही है, इन दोनों में 2 है, इसमें 3 है। तो 2 से अधिक जिसमें फैक्टर होंगे तो सबसे पहला 4 आ गया, तो 4 भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को आप ध्यान से देखें, खूब ध्यान से देखने पे हमें ये मिलेगा, इस 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इस 4 को भी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब हम इस 6 की बात करें तो आप ध्यान से देखें, ये तो 1 है, ये 3 है, ये 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी भाज्य संख्या को आप देख पा रहे हैं कि हम उसे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? अभाज्य संख्या के रूप में लिख पा रहे हैं। और यहाँ पे 1 से इसको डिवाइड करने का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। तो किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या मिल जाएगी, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में अद्वितीय रूप में बदला जा सकता है, बिना इसके क्रम को ध्यान दिए। अद्वितीय प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 12 की, तो 12 एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 2। अगर हम इसके क्रम को ध्यान न दें, इसके क्रम को ध्यान न दें, बेटा थोड़ा सा हट जाओ, अगर हम इसके क्रम को ध्यान न दें, ठीक है, तो इसको हम यूनिक तरीके से लिख सकते हैं, अद्वितीय रूप से लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? अद्वितीय रूप से। किस क्रम में लिख सकते हैं? अद्वितीय रूप से। क्रम पे ध्यान लेकिन न दिया जाए, सबका मान वही आएगा, सबका गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। तो क्रम को ध्यान न दें, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, यूनिक प्रकार से लिखा जा सकता है। यही फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक है, यानी कि फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस तरह से जो है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक के तहत हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, बिना इसके क्रम को ध्यान दिए। यहां पे क्रम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए। अगर क्रम पर ध्यान न दिया जाए, जैसे 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2, दोनों बात एक ही है, तो हम इसके क्रम पर ध्यान न दें तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही आसान है इसे समझना, यानी कि गणित की आधारभूत प्रमेय। तो गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? यही है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किसी भी भाज्य संख्या को।
इसकी मदद से HCF निकाला जाता है, LCM निकाला जाता है, फैक्टर किया जाता है। जो हम लोग गुणनखंड करते हैं वो क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आप ध्यान देखिए, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड, बस वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका प्रयोग बहुत समय पहले से होता चला आ रहा है। और यूक्लिड के जो पुस्तक है एलिमेंट 7 में भी इसका जिक्र किया गया है। तो इस तरह से ये 3 प्रमेय आप लोगों को आज मैंने बता दिया। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये बेस था और इस बेस को समझना बहुत ही ज़रूरी था। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, वो सब बहुत ही इजी होंगे, बहुत ही आसान है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बिना बेस को समझे, बिना आधार को समझे आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए ये क्लास हर बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। बिना इस क्लास को देखे आप गणित को या हाई स्कूल की गणित को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप वीडियोस को, जितनी भी वीडियोस हमारी आए उन सारी वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे तो गणित की एक बेहतर समझ आपको हो जाएगी और आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करेंगे। इसी के साथ ओके, थैंक यू।